A very good morning to all of you and welcome back to सिलेक्शन अड्डा। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कल के करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैंने कल का यानी कि 22 तारीख का और आज का 23 तारीख का दोनों को कंबाइन करके आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स अवेलेबल करवा रही हूँ। तो शुरू करते हैं 22 और 23 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें आज न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहली खबर है आईसीसी द्वारा अपनी वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दी गई है। यानी कि जो टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता है वर्ल्ड कप में, उन सभी खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया जाता है। इसके आधार पर आईसीसी की वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की जाती है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारा इंडिया भले ही फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया हो, लेकिन फिर भी इंडिया के 6 खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए हैं आउट ऑफ द 12। आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की, जिसमें 6 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कौन कौन है वो 6 भारतीय खिलाड़ी? तो अगर बात करी जाए रोहित शर्मा की, तो ये इस टूर्नामेंट की जो टीम घोषित हुई है उसके कप्तान हैं। कौन? भारत के ही रोहित शर्मा जी, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन था वो पूरी सीरीज में काफ़ी अच्छा रहा था, इस वजह से इन्हें इस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है विराट कोहली जी, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। इसके अलावा जो अन्य देशों के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो हैं क्विंटन डी कॉक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डैरिल मिचेल एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड, दिलशान मधुशंका फ्रॉम श्रीलंका एंड ग्लेन मैक्सवेल और एडम जम्पा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से और 6 खिलाड़ी इंडिया से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 12वें खिलाड़ी के तौर पर जेराल्ड कूटजी दक्षिण अफ्रीका से, इनको भी शामिल किया गया है। एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये रही वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट, सभी 12 खिलाड़ी इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर है 54वें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 3 दिन का ये महोत्सव है की भव्य शुरुआत गोवा में की गई। आयोजन स्थल की अगर बात करें तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है गोवा के बैम्बोलिन में, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत ही भव्य समारोह हुआ था जिसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और ग्लोबलाइज्ड यानी कि वैश्वीकृत इंडस्ट्री है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरे वर्ल्ड में 5वां स्थान रखती है। इस समारोह में 270 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेता और डायरेक्टर हैं एक माइकल डगलस जी, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस समारोह में दिया जाएगा। अगली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, एमिशंस गैप रिपोर्ट। इसमें क्या है कि जो 2015 का जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था उसमें जो टारगेट निर्धारित किए गए थे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सदी के अंत तक, और जितना एफर्ट्स की हमें ज़रूरत है उनके बीच में एक जो गैप है उसको देखा जाता है। यानी कि 2015 के पेरिस अकॉर्ड में जो निर्धारित किया गया था कि हर कंट्री इतना कंट्रीब्यूशन करेगी ग्लोबल एमिशन को कम करने के लिए, और कितना वाकई में ज़रूरत है, उनके बीच में जो गैप है उसको बताया जाता है और कंट्रीज़ को प्रमोट किया जाता है कि आप इस दिशा में थोड़ा और अच्छा काम कीजिए। तो इसी रिपोर्ट को जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि पर्याप्त शमन यानी कि मिटिगेशन उपायों के बगैर सदी के अंत तक तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अभी जिस हिसाब से हम लोग एमिशन कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से हम लोग करते रहे तो सदी के अंत तक यानी कि 2100 तक
जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें प्री इंडस्ट्रियल इरा के मुकाबले 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं, इससे जो हमारी वेजिटेशन है उसको हानि पहुंचेगी, उसका जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बदलाव आएगा, एंड जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, और जो ह्यूमन के और जानवर एनिमल्स का जो हेल्थ है उस पर इम्पेक्ट करेगा क्या? ये टेम्परेचर में बढ़ोतरी। ऐसा होने पर बर्फ की चादरों के पिघलने और अमेजन वर्षावनों के सूखने का खतरा भी बताया गया है। बर्फ की चादरों के यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का खतरा है, जिससे लोगों में जो पानी की समस्या है वो पानी पीने का पानी या और जो पानी है उसकी समस्या होगी। इसके अलावा जो अमेजन वर्षावन है जिसको बोला जाता है कि ये पृथ्वी का लंग्स कहे जाते हैं, उनके सूखने का खतरा बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इसके तहत पेरिस क्लाइमेट समझौते 2015 के अंतर्गत शामिल देशों से इस दिशा में पर्याप्त ध्यान देने की ओर बात कही गई है। पेरिस अकॉर्ड के तहत 2050 से 2100 के बीच तापमान को 1.5 से 2 डिग्री तक रखने की बात कही गई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से एमिशंस हो रहा है उसके अनुसार अगर चलेंगे हम लोग तो तापमान में बढ़ोतरी 3 डिग्री तक हो सकती है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के बारे में, अबाउट एमिशंस गैप रिपोर्ट, एक वार्षिक वैज्ञानिक अनुमान है जिसके तहत वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री और 2 डिग्री लक्ष्यों के स्तरों के बीच के अंतराल का आकलन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों में क्या गैप है। इसको कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम UNEP के द्वारा। इस साल का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है ब्रोकन रिकॉर्ड। इंडो ऑस्ट्रेलिया 2+2 मीट। कुछ देशों के साथ हमारी 2+2 मीट होती है। 2+2 मीट का मतलब है कि भारत से 2 केंद्रीय मंत्री और जिस देश के साथ मीटिंग हो रही है वहां से 2 मंत्री आते हैं और दोनों मंत्री आपस में बैठ के कुछ आगे की रूपरेखा पर चर्चा करते हैं। तो हमारी 2+2 मीटिंग किन किन देशों के साथ होती है? तो आपने सुन रखा होगा क्वाड कंट्रीज, जिसमें आते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। इन चारों देशों के अलावा यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 3 कंट्रीज ये हो गए, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, प्लस 1 यूके एंड 1 रशिया। तो टोटल हमारी 5 देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता होती है हर साल। तो अभी किसके साथ हुई है? रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी यूएसए के साथ भी। हाल ही में 20 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता प्रारंभ हुई है। और अगर देखा जाए तो हम लोग जो 2 मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो ये भारत से और ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन है? तो अगर भारत से बात की जाए तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर गए हैं इस मीटिंग में। एंड ऑस्ट्रेलिया से कौन आए हैं? तो वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस एंड फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग। तो इन 4 मंत्रियों की मीटिंग होगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी 2+2 वार्ता है। इससे पहले एक और हो चुकी है। देन भारत और ऑस्ट्रेलिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और इस वार्ता के दौरान साथ साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। मेनली अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में ऐसी बात की गई थी कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए भी इस मीटिंग में बात की गई है। एंड आगे की जो रक्षा रणनीति है या फिर और जो व्यापारिक समझौते हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस बारे में इस मीटिंग में बातें की गई हैं। जेवियर माइली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो हाल ही में अर्जेंटीना में इलेक्शन हुए हैं जिनको जीता है जेवियर माइले जी ने, उसी बारे में ये खबर है। हाल ही में अर्जेंटीना के एक दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग के नेता
जेवियर माइली ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं अब अर्जेंटीना के? जेवियर माइली जी। इन्होंने किसको हराया है? सर्बिया मासा को इन्होंने हराया है। जेवियर माइली चीन और ब्राजील विरोधी माने जाते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो ये कम्युनिस्ट कंट्री जो होती हैं या कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसके विरोधी माने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट सरकार है, तो उसके भी ये विरोधी माने जाते हैं। कौन? जेवियर माइली जी। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है। ये बात आप सभी जानते हैं। अगर राजधानी इसकी देखी जाए तो क्या है? ब्यूनस आयर्स एंड मुद्रा इसकी अर्जेंटीना पेसो। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो इसके पश्चिम में पड़ता है चिली कंट्री एंड ईस्ट में उरुग्वे एंड साउथ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ में पड़ता है बोलीविया एंड पराग्वे और नॉर्थ ईस्ट में ब्राजील और साउथ में इसमें पड़ता है डायरेक्ट पासेस। आगे देख लेते हैं मैप में। ये रहा हमारा कंट्री ऑफ अर्जेंटीना। ये रहा। तो मैप से समझने की कोशिश करते हैं। इसके वेस्ट में पड़ता है ये कंट्री ऑफ चिली एंड पैसिफिक ओशियन। एंड देन अगर बात करी जाए इसके नॉर्थ की तो उसमें पड़ता है बोलीविया एंड पराग्वे। नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है? ब्राजील एंड उरुग्वे एंड इधर अटलांटिक ओशियन। अगर बात करी जाए तो इसके यहाँ पर ईस्ट में पड़ता है फॉकलैंड आइलैंड एंड साउथ में पड़ता है डायरेक्ट पासेस। ठीक है, साउथ मोस्ट कंट्री है ये साउथ अमेरिका का। अगली खबर है अशोक वसवानी जी के बारे में। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। क्यों की थी? क्योंकि इनको कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ और एमडी बनाया जाना था, जो कि अब बना दिया गया है। हाल ही में अशोक वसवानी जी को कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। यानी कि अभी इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। कब से शुरू होगा? अगले साल 1 जनवरी से। वह इस पद पर दीपक गुप्ता जी पहले थे, उनका स्थान लेंगे। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। किस आधार पर? एक एनबीएफसी के तौर पर। आप सभी जानते हैं कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी धीमे धीमे इसको एक प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक बना दिया गया है। कितने नंबर पे आता है ये? देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए तो इनको बैंकों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो बैंक कर सकती है बट एनबीएफसी नहीं कर सकती। अशोक वसवानी जी। अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है नासा का, इसरो का और जापानी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जाक्सा का एक जॉइंट मिशन है लूपेक्स, उसके बारे में। लूपेक्स जैसा कि हम लोग नाम से पता लगा सकते हैं, लूपेक्स यानी कि ये कोई लूनार मिशन होगा। यानी कि ऐसा मिशन जो कि चंद्रमा पर भेजा जाता है। चंद्रमा को ही लूनार भी बोलते हैं। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इसरो अपने अगले 2 चंद्रमा मिशनों, एक पहला कौन सा है? लूपेक्स एंड सेकेंड चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में जुट गया है। कौन कौन से मिशन है ये दोनों? पहला तो चंद्रयान सीरीज का चौथा मिशन चंद्रयान 4 एंड उसके अलावा लूपेक्स जो कि इंडिया और जापान का एक संयुक्त मिशन है, जॉइंट मिशन है। यह चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र में 350 किलोग्राम तक का लैंडर और चंद्रमा के नमूनों की वापसी का एक मिशन होगा। लूपेक्स मिशन की यहाँ बात की जा रही है। तो ये कितना वजन लेके जाएगा? साउथ पोल पर चंद्रमा के 350 kg का एक इसमें लैंडर जाएगा एंड इसके अलावा वहां से ये कुछ नमूने, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उनको वापस अर्थ पर भेजेगा। इस टाइप का ये मिशन है।
अगर लुपेक्स की बात करी जाए तो फुल फॉर्म है इसकी लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। इसरो कहाँ से है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जाक्सा फ्रॉम जापान, इन दोनों का एक जॉइंट मिशन है। क्या? लुपेक्स। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और एक रोवर को लेकर के जाएगा। आप सभी सुनते रहते होंगे लैंडर रोवर, तो कौन कौन सी चीज लेके जाएगा ये? लैंडर और रोवर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटर नहीं जाएगा, सिर्फ लैंडर एंड रोवर को भेजा जाएगा। नाइट्रोजन 9 न्यूक्लियस, एक नए नाइट्रोजन 9 नाम के न्यूक्लियस की खोज की गई है, उसी के बारे में ये खबर बन जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूएस नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन प्रयोगशाला में बेरिलियम परमाणुओं में ऑक्सीजन आइसोटोप की किरणों को तोड़कर नाइट्रोजन 9 नामक एक नए आइसोटोप के संकेत खोजे हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ पर हुआ था? यूएस के नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। क्या किया गया था कि जो बेरिलियम के परमाणु थे उन पर क्या किया गया था, जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है उसकी किरणों को डाला गया था और उसको तोड़ करके फिर एक नया तत्व निकल के आया। क्या? नाइट्रोजन 9 नाम का एक आइसोटोप निकल के आया, जो कि किसका आइसोटोप है? नाइट्रोजन का। उसी के बारे में ये खबर है। अगर नाइट्रोजन 9 नाभिक की बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें 7 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। अक्सर ऐसा होता है कि जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के मुकाबले काफ़ी कम या फिर काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस परमाणु में फिर रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि वो अपने जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टेबल करने की कोशिश करता रहता है। इसी को बोलते हैं रेडियो सक्रियता। तो वो अपने अंदर से कुछ अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालता रहता है रेगुलरली, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या है? इसमें 7 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। असामान्य रूप से उच्च प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये एक अनुपात है। अगर वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन का क्या बनता है हमारा? N14 एंड ये क्या है? N9। तो अगर N14 की बात करी जाए इसमें 7 न्यूट्रॉन होते हैं एंड प्लस 7 प्रोटॉन होते हैं, तो इन दोनों की संख्या लगभग समान है, तो इस वजह से इसका जो नाभिक है वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन 9 की बात करी जाए तो इसका नाभिक स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की संख्या में प्रोटॉन के मुकाबले काफ़ी कमी है। इस असमानता का आइसोटोप की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मेनली किसकी स्थिरता पर? जो आइसोटोप का जो नाभिक होता है उसकी स्थिरता पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है और ये कोशिश करता रहता है रेडियो एक्टिव किरणें निकाल करके कि मेरा जो नाभिक है वो अधिक से अधिक स्टेबल कंडीशन में आ जाए। अधिकांश नाइट्रोजन आइसोटोप नाइट्रोजन 14 के रूप में आते हैं, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन भौतिकविदों का कहना है कि उन्होंने केवल न्यूट्रॉन के साथ कहीं अधिक मायावी संस्करण की झलक देखी है। आई थिंक इंग्लिश में देखना चाहिए। विथ 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स बट फिजिसिस्ट सेज दे हैव glimpsed a far more elusive variant with just 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसके एक नए वेरिएंट की खोज की गई जिसमें सिर्फ 2 न्यूट्रॉन पाए गए हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अगर आइसोटोप की बात की जाए तो ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने की वजह से इनका जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग दिखाई देता है हमें। ये किसी दिए गए तत्व के परमाणु हैं जो केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं। यह अंतर एक आइसोटोप को दूसरे से अलग करता है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
मान लीजिए कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 के बारे में बात करते हैं। अगर कार्बन 12 की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 6 एंड न्यूट्रॉन की संख्या वो भी होती है 6। अगर कार्बन 13 की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो होती है 6, इसीलिए ये कार्बन है, एंड न्यूट्रॉन की संख्या इसमें हो जाती है 7। दोनों को मिला के क्या बनता है? 13। अगर हम लोग बात करें कार्बन 14 की तो इसमें प्रोटॉन की संख्या वापस वही 6 एंड न्यूट्रॉन की संख्या इसमें हो जाती है 8। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में ही कार्बन की संख्या तो सेम है, यानी कि 6 और कार्बन का परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? 6, इसीलिए ये कार्बन है। कार्बन के ही अपर रूप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। इसकी वजह से इनका जो परमाणु भार टोटल बनता है वो अलग बन जाता है और इनको बोला जाता है आपस में आइसोटोप, यानी कि ये कार्बन के ही अलग अलग रूप है। कई आइसोटोप अस्थिर भी होते हैं, विशेषकर कि जिनके परमाणु में बहुत कम न्यूट्रॉन होते हैं या फिर बहुत अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के मुकाबले काफ़ी कम या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं? उनका नाभिक अस्थिर होता है। अस्थिर आइसोटोप अल्पकालिक होते हैं और अक्सर अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए कुछ ऊर्जा जारी करके क्षय हो जाते हैं, यानी उनमें से रेगुलर रूप से एनर्जी का रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से वो अपना जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबल कर सके। ये रहा न्यूक्लियस, नाइट्रोजन 9 न्यूक्लियस। अगली खबर है एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो हाल ही में मेघालय के उमरोई में। इससे पहले भी यहाँ पर संप्रीति और इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज को और कंडक्ट की गई है इस साल। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। और वहीं पर फिर से एक्सरसाइज वज्र प्रहार का जो संस्करण है उसका आयोजन भी किया जा रहा है। किसके किसके बीच में है? तो ये एक भारत और अमेरिका की एक जॉइंट स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है, यानी कि जो भारत की और अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज है उनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। और इस बार कहाँ पर करवाई जा रही है? मेघालय के उमरोई में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो वही आपस में जो दोनों देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको साझा करना, इसके अलावा जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको साझा करना, एंड एज जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स। ठीक है। अगर यूएस की बात करी जाए तो यूएस से इस एक्सरसाइज में कौन शामिल हुआ है? तो फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप है जो यूएसए का, वो इस एक्सरसाइज में भाग ले रही है। इंडिया की तरफ से जो हमारी पूर्वी कमांड है, जो हमारी ईस्टर्न कमांड है, उसकी स्पेशल फोर्स इस एक्सरसाइज में भाग ले रही है। शुरुआत कब की गई थी? 2010 में। और इसका उसका जो 13वां संस्करण था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बाकलो में। ये कौन सा है? 14वां। लास्ट कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बाकलो में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, तो मछली उत्पादन को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं खबर। हाल ही में 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? हमारे इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। किसने इसका उद्घाटन किया था इस सम्मेलन का? केंद्रीय मत्स्य पालन एंड पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उद्देश्य क्या है? वही जो मछली उत्पादन का है उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको प्रमोट करना और मछली उत्पादन को भारत में बढ़ावा देना। मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के सहयोग से भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और इस उद्योग को बढ़ावा देना। थीम क्या है इस साल की? मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। अगर बात करी जाए इनलैंड
इनलैंड फिशरीज जो होती है उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी स्टेट का रहा है, बेस्ट स्टेट कौन सी रही है उसमें, तो वो रही है हमारी उत्तर प्रदेश। दो तरह की फिशरीज होती हैं, फिशरीज होती है, एक इनलैंड एंड एक कोस्टल। कोस्टल का मतलब है जो समुद्र के किनारे पर जो फिशरीज की जाती है, जो मत्स्य पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया का फिशरीज। एंड इसके अलावा जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर कोई आपको कोई कोस्ट दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी समुद्र का तट दिखाई नहीं पड़ता। तो जो इंलैंड वाटर बॉडीज होती है लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स वगैरह, उनमें जिस जो स्टेट अच्छा प्रदर्शन करती है उनको बोलते हैं इनलैंड फिशरीज का बेस्ट स्टेट। तो जो अंतरराज्यीय आप कह सकते हैं अंतरदेशीय मत्स्य पालन वाली कैटेगरी है, उसमें उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। अगली खबरें हैं यूपी स्पेशल के बारे में, जो कि आरओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जल जीवन मिशन के बारे में पहली खबर है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल देने के कनेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो जल जीवन मिशन आया था एक, जिसके अंतर्गत ये घोषणा की गई थी कि 2024 तक भारत में हर घर को नल से जल यानी कि जो टैप वाटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश ने, और इस साल की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें फर्स्ट रैंक मिला है किसको, उत्तर प्रदेश को, हर घर नल से जल देने के मामले में। अब तक अगर देखा जाए तो करीब भारत में 1.8 करोड़ परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। अगर जल जीवन मिशन की बात करी जाए तो कब शुरुआत हुई थी इसकी, अगस्त 2019 में। एंड इसका लक्ष्य क्या था, मैंने आपको बताया था 2024 तक हर घर को कार्यात्मक रूप से नल से जल प्रोवाइड करना, हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय द ईयर ऑफ 2024। अगली खबर है हलाल सर्टिफिकेशन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुस्लिम लॉ के आधार पर, जिनको एक अच्छी या फिर आप कह सकते हैं जो कि मुस्लिम लॉ है उसके आधार पर उसके जो मानक तैयार किए गए हैं उन पर खरी उतरती हैं, उन चीज़ों को दिया जाता है ये हलाल सर्टिफिकेशन। तो इसी के बारे में खबर है, इसमें काफ़ी धांधलेबाजी पाई गई है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने की घोषणा की है। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी जाती है। मेनली क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन जिन उत्पादों को दिया जाता है वो नॉन वेजिटेरियन उत्पाद हैं, लेकिन इससे कोई ये बात सिद्ध नहीं होती कि जो उत्पाद जिनको हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो नॉन वेजिटेरियन ही है। तो इससे क्या होता है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता है, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। काफ़ी इसका जो आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर पर इसका दुरुपयोग हो रहा था, और इससे करोड़ों की कमाई लोग कर रहे थे। तो इस वजह से यूपी गवर्नमेंट ने ऐसी घोषणा की है, क्या, हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है, और यह शाकाहारी उत्पादों के लिए ज़रूरी भी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त है वो नॉन वेजिटेरियन ही हो, कभी कभी शाकाहारी भी होती है, जिनकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन पैदा होता है। और जो इससे क्या होता है, जो मतलब जो इसका मेन मोटिव था पूरी तरीके से कानून के मूल इरादे के खिलाफ है, यानी कि जो इसका मेन मोटिव था इस हलाल सर्टिफिकेशन को देने का वो टारगेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस सर्टिफिकेट को बंद करने की घोषणा की गई है। लेकिन जो पदार्थ इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इंडिया से नहीं, आप कह सकते हैं यूपी से, उनको इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। जो हमारे यूपी में ही कंजम्पशन होगा उनको उन उत्पादों पर इससे हलाल सर्टिफिकेशन का बैन लगाया गया है, ना कि एक्सपोर्ट उत्पादों के लिए। हलाल प्रमाणीकरण की बात अगर की जाए तो यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिन चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेशन मिल चुका है वो मुसलमानों के लिए उपयुक्त हैं, और जो उसका कानून है उसके मुकाबले
उनमें कोई कमी नहीं है। तो इससे एक चीज और थी कि जो संप्रदाय विशेष की भावना थी, अलगाव की भावना, सांप्रदायिकता, इसको भी बढ़ावा मिल रहा था। तो इस वजह से भी यूपी गवर्नमेंट ने इसको बंद करने की घोषणा की है। उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र पहली बार 1974 में जो स्लॉटर मीट होता है, स्लॉटर्ड मीट यानी कि वध किया गया मांस के लिए शुरू किया गया था। अगर इसकी बात करी जाए तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये कोई सरकार के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि जो तीसरा पक्ष है या जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए भी इसका इलीगल तौर पे काफ़ी यूज होता है। अगला है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक एक अभियान शुरू किया है। क्या उद्देश्य है इसका? सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। आप नाम से समझ सकते हैं, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चा इसमें पिछड़ा ना रह पाए। यह अभियान पावर एंजल एंड बाल संसद द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो बच्चों को ये कुछ टीम बना दी गई जिनको नाम दिया गया है पावर एंजल एंड बाल संसद, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को लेड किया जाएगा। कहाँ पर? जो कस्तूरबा गांधी स्कूल्स होते हैं या फिर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें कब तक होगा ये? 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर तक सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में दैनिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा इस अभियान में। अगला कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो निकारागुआ की रहने वाली है शैनिस पेलियोसिस। इन्होंने इस साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए, आर बोनी गैब्रियल, तो ये 2022 की मिस यूनिवर्स की विजेता थी। और अगर एंटोनियो पोर्सिल की बात की जाए थाईलैंड की, तो ये फर्स्ट रनर अप रही है। एंड इसके अलावा मोरिया विल्सन सेकेंड रनर अप। एंड विनर कौन रही है इसकी? शैनिस पेलियोसिस। अगली खबर है, हाल ही में लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो क्या जॉर्ज वाह ने जीता है? नहीं, ये जीता है जोसेफ बोकाई जी ने। ठीक है, किसको हरा के? जॉर्ज वी को हरा करके इन्होंने जोसेफ बोकाई जी ने लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अगली खबर है, हाल ही में किस भारतीय कॉमेडियन ने कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है? वीरदास, एकता कपूर, जोया अख्तर या कपिल शर्मा? अगर बात करी जाए एकता कपूर और जोया अख्तर की, इन्होंने भी एमी अवार्ड जीता है इस साल का, लेकिन कॉमेडी की कैटेगरी में नहीं, दूसरी अलग कैटेगरीज में। अगर बात करी जाए कॉमेडी के कैटेगरी में, तो इसमें किसने जीता है? वीरदास जी ने। इनको आपने देखा होगा, काफी अच्छे कॉमेडियन है। वीरदास जी ने कॉमेडी की कैटेगरी में एमी पुरस्कार जीता है। लग्जमबर्ग में चुनाव हुए थे और वहां के नए प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया है? जेवियल बेटल नहीं, जॉर्ज वी नहीं, ल्यूक फ्राइडेन को। ल्यूक फ्राइडेन ने लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुनाव रिसेंटली जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है? तो ये सेव सिटी काम में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस प्रोग्राम में क्या करेगी सरकार? जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं लाइक स्कूल, कॉलेजेस, इसके अलावा हेल्थ सेंटर्स या फिर और भी जो पब्लिक प्लेस है उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा मेन फोकस इसमें है महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा पर, कि उनको कोई खतरा हो तो रिसेंटली वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाए। इसलिए हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो ये था कल का और आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। तब तक कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।